So hello guys, welcome back to another podcast. And as you know, I'm a software engineer in Global Logic और मेरे साथ हैं आज मृदुल भाई। तो आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। वैसे तो ये डेलॉइट में है, बाकी ये बताएंगे अपने बारे में। सो हेलो गाइज, मेरा नाम मृदुल भारद्वाज है और मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ हेस्डन बाय डेलॉइट में। हम लोग सेम बैच शेयर करते हैं आई गेस। हाँ। अब आगे जैसे जैसे पॉडकास्ट चलेगा आपको पता चलेगा कि मैं इस कंपनी में कैसे आया है। मैं कोई ऐसे क्वेश्चंस जो बाकी लोग मुझसे पूछते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होते, उन चीज़ों के बारे में इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ, मतलब कैसे स्टार्टिंग करी। शुरू से करते हैं इस पॉडकास्ट को कि आप कैसे आए सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में। मतलब क्या था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है, वरना तो घर वाले बोलते गवर्नमेंट जॉब। देखो भाई, ये तो हमारे साथ भी हुआ था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, बीएससी करो। बीएससी पापा कर रहे थे, लेकिन मेरा कहना, मेरी एल्डर सिस्टर है, उन्होंने बीटेक किया है। उन्होंने बताया था कि मतलब पता था कि हाँ प्राइवेट सेक्टर अच्छा जा रहा है उस टाइम पे, तो उन्होंने सपोर्ट किया था कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी ऑप्शंस हैं, तुम प्राइवेट में देख सकते हो। क्योंकि जहाँ तक गवर्नमेंट प्राइवेट के जो बी क्लास वाली जॉब्स हैं, अब उनमें पेंशन्स तो रही नहीं है, ना इतनी फैसिलिटीज़ हैं। तो प्राइवेट में मेरे ख्याल से बंदा अच्छे से कर लेता है। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो आप ए क्लास जॉब के लिए जा सकते हो, वो हाँ, काफ़ी अच्छी रहती है ऑब्वियसली। तो इसमें आना ऐसा हुआ, 12th खत्म हुए तो सबसे पहले तो देखा देखी में जेई की ट्रेनिंग करी। हमने भी करी। वो देखा देखी में 1 महीने बाद ही पता चल गया था कि भाई इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करी कि घर वालों के पैसे लगे हुए हैं, करना चाहिए, पर नहीं, पता था नहीं होगा। जेई नहीं निकलेगा तो कोई और अच्छा मिल जाएगा, पर नहीं हुआ। अच्छी रैंक भी नहीं, लाखों में आई थी। और AIEEE का एग्जाम मैंने दिया नहीं था। फिर पापा चाहते थे, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि अगर बीटेक ही करना है तो कुछ पास के अच्छे कॉलेज से कर लो, दूर नहीं जाना। जैसे मैं वेलोर देख रहा था, SRM देख रहा था चेन्नई, बट मेरे पेरेंट्स कह रहे थे नहीं, आसपास के कॉलेज देख लो ताकि तुम साथ में रहो। मतलब थोड़ा था उनका। इसके बाद मेरे कॉलेज में अलग अलग कॉलेज घूमे, वहाँ पर जाके पता चला बहुत सारे डोनेशन देने पड़ते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे थे जहाँ पर आपको टेस्ट के बेस पर लिया जाता है। मल्टीपल कॉलेज में टेस्ट दिए, क्योंकि वहाँ 15% उस टाइम पे सीट्स रिजर्व होती थी, आज का पता नहीं अभी होती नहीं होती। तो मेरा उसमें नंबर आ गया था आईटी में। तो कॉलेज मेरा ABS इंजीनियरिंग कॉलेज था। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। बाद में ABS इंजीनियरिंग, अच्छा EC जो होता है, ABS दो है ना उसके, ABC IT और एक EC। अरे दोनों भाइयों के लगे लगे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर ABS में एडमिशन हुआ। उसके बाद अपना फर्स्ट ईयर तो यार सबका वैसा ही होता है कि टीचर्स पीछे से डंडा करके रखते हैं, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, नहीं तो घर पे कॉल कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर में पूरी स्कूलिंग चल रही थी। सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर खत्म भी नहीं हुआ था और कोरोना लग गया। बाकी के 2 साल कोरोना में गए थे। फिर लास्ट 7 सेमेस्टर आया था, उस टाइम पे कॉलेज थोड़े खुलने शुरू हुए थे। वो भी थोड़ा वो डाल दिया था टीचर, एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, आपकी मर्जी है, आओ नहीं आओ। फिर बाद में उन्होंने कंपलसरी किया था। बस इस तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज में आना हुआ। इसके बाद था कि भाई 4th ईयर तक आते आते ना बहुत प्रेशर आ जाता है कि यार अब जॉब लेनी है। एक तो साथ में कोडर्स बैठे होते हैं। हाँ, कॉलेज के टॉपर्स, कोड शेफ वाले, रैंक वाले। भाई उनकी अच्छी खासी रैंक जा रही है, अपने ने शुरू भी नहीं किया था। कि क्या करना है। कंफ्यूजन इतनी थी कि CP करें, DSA करें, अपना वेब डिजाइनिंग पे ध्यान दे। आधे से ज्यादा बच्चों को मैं कह रहा हूँ मेरे कॉलेज में IT CS में यही नहीं पता था कि वेब डिजाइनिंग के अलावा भी फील्ड्स होते हैं। हाँ, मतलब कॉलेज में जो बताया जाता है कि भाई C++ कर लो, पाइथन कर लो, बट इनसे करें क्या, क्या होगा इनके आगे। और कुछ लोग होते थे जो अपना दिमाग लगाते हैं, चलो वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, पाइथन जावा में अपना बैक एंड डेवलप कर रहे हैं, फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बैक एंड और ये सब नहीं समझ में आता, तो उन्हें उस टाइम पर नहीं पता होता है कि वो डेवऑप्स ट्राई कर सकते हैं या वो ऑटोमेशन ट्राई कर सकते हैं। नेटवर्किंग में लोगों को बहुत कम मानते हैं, नेटवर्किंग इतना अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली SD से ज्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि उसमें SD जितना पैकेज नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अच्छे पैकेज नहीं है। अगर SD आपका 90 लाख किसी एज पर आकर ले रहा है, तो नेटवर्किंग में उसी एज पर आने के बाद वो 50 लाख तो ले रहा है। 50 लाख आई डोंट थिंक कि बहुत बुरी सैलरी है। और ऐसा भी नहीं कि 90 लाख हर SD को मिल रहा है ना। तो अगर उस टाइम पे लोगों को पता होता कि यार आप अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान ना देके अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ा सकते हो, तो मेरे ख्याल से आज कॉलेज के बहुत सारे लोग बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, अभी भी कर रहे हैं, बट अब वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील्ड में आने के बाद स्विच करके थोड़ी परेशानियों से होके अब अपना बाद में कर रहे हैं। मतलब सेकंड ईयर से ही थोड़ा पता होना चाहिए। 1 साल बर्बाद हुआ ना ये चेक करने में कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई चीज वो कॉलेज वालों से मिल गया होता उन्हें कि तुम मल्टीपल फील्ड्स ट्राई करो, वी आर सपोर्टिंग यू, उन्हें मिल गया होता कि हमें क्या करना है, आज वो उस 1 साल में बहुत अच्छे पैकेज पर होते। काफी टेक्नोलॉजी वो सीख भी चुके होते अलग।
कॉलेज में जो नहीं सीख पाए? इस टाइम पे मेरा फायदा ये था कि मेरे एल्डर सिस्टर उस टाइम पे यूआई पाथ ऑटोमेशन में वो लीड कर रही थी अच्छा। अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू यूआई पाथ का ना सर्टिफिकेशन निकाल, उसके काफ़ी एक्सपेंसिव और थोड़े इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है। तो मैंने उसका एंट्री लेवल सर्टिफिकेट निकाल लिया। अब एंट्री लेवल तो मेरा ये था कि एंट्री लेवल तो कोई निकाल लेगा, पढ़ेगा तो निकाल ही लेगा, लेकिन मेरे को नहीं पता था उसकी डिमांड बहुत है। मैंने जैसे एंट्री लेवल सर्टिफिकेट किया, मेरे को इंटर्नशिप मिल गई थी। अच्छा, कॉलेज में ही? कॉलेज में ही। अच्छा। अब वो मिल गई थी मेरे को, सेकंड ईयर मेरे ख्याल से खत्म ही हुआ था आई गेस। तो थर्ड ईयर के शुरुआत में मुझे वो इंटर्नशिप मिल गई थी 2 महीने की। कोई स्टार्टअप ही था जो यूआई पाथ पे काम कर रहा था, तो वो मैंने किया। उसके बाद कंपनियों ने आना शुरू किया कॉलेज में धीरे धीरे। तो जो आपकी इंटर्नशिप थी उसका कोई स्टाइपेंड भी मिलता था या फ्री थी वो? नहीं, उसका स्टाइपेंड था, लेकिन था क्या ना, हम काफी टाइम ये परसेप्शन बन गया था उस टाइम पे कि इंटर्नशिप मिल जाए, चाहे पेड मिले या अनपेड मिले। हाँ। तो जब ये परसेप्शन था ना, एक एक्सपीरियंस दिखा दे। और उन लोगों ने बोला कि हम पे करेंगे, तो ये सवाल ही मन में नहीं आया कि चलो नेगोशिएट कर लेते हैं। उन्होंने बोला विल पे यू 5000 पर मंथ। हमने कहा ओके, हम तो बहुत खुश हो गए, पॉकेट मनी आ रही है। तो मतलब 5000 क्या कंपनी थी वो? कंपनी थी डिजिट, आई डोंट नो, डिजिट करके कोई कंपनी थी, मेरे को याद नहीं उसका नाम अभी। पर बहुत बड़ा स्टार्टअप नहीं था, छोटा स्टार्टअप, लाइक 50-60 लोगों का कुछ ऐसा था। अच्छा। तो आपने मतलब कॉलेज में यूआई पाथ का कर लिया। हाँ। और साइड में कोई कोडिंग लैंग्वेज भी करी होगी? वो तो C++, पाइथन, इनमें जिनमें सीपी करते हैं, डीएसए करते हैं, वो प्रैक्टिस में लाना शुरू कराते हैं। तो पता चल गया था सीनियर से बात करते करते कि एक बार को सीपी शायद आप करो, वो आपके लिए प्रॉब्लम इन सेंस आपको समझ में ना आए, लेकिन डीएसए में आप ये नहीं कह सकते मुझे समझ में नहीं आया, वो लाना ही है। क्योंकि सीपी आपसे पूछेगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, अगर आपको सर्विस बेस में भी जाना है तो वो डीएसए तो पूछेंगे। मतलब डीएसए प्रोडक्ट बेस्ड भी पूछती है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, बट आई गेस कि एक बेसिक फंडामेंटल बन जाता है बंदे का। डीएसए तो मतलब हर कंपनी चाहती वो तो बेसिक है, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डीएसए आनी चाहिए। तो मतलब कॉलेज में जब मैं था तो मेरे साथ, मैंने तो कोडिंग करी नहीं थी। 3rd ईयर तक जब मैं आ गया था बिल्कुल जीरो कोडिंग, सी भी नहीं आती थी बिल्कुल अच्छे से। तो 4th ईयर में जो मेरा ये था ना लॉकडाउन पीरियड, 3rd से 4th ईयर वाला, उसमें मैंने यूट्यूब वगैरह, यूडेमी वगैरह इनसे पढ़ना शुरू किया। तो आपने कैसे, मतलब क्या कैसे पकड़ा? मेरा ये था कि कोडिंग, देखो फर्स्ट ईयर में ना एक लड़की थी, मतलब मेरी क्लासमेट थी, वो फर्स्ट डे से आके कोडिंग कर रही है, कॉलेज का फर्स्ट डे। हाँ, जहाँ इंडक्शन चलता है ना, वो कोडिंग कर रही है। हमें पागल पता नहीं क्या कर रही है। पूरे दिन आके लगी रहती है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं भाई जो जिनके मतलब जैसे आपने बताया आपकी एल्डर सिस्टर थी, तो बड़े भाई बहन होते हैं तो उनका सपोर्ट मिल जाता है, पता होता है पहले से कि हमको करना क्या है। और कभी गाइडेंस चाहिए हो ना, तो कॉलेज में जो उस वक्त सीनियर हैं उनसे मत लेना यार, तभी लेना जब वो कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर उनसे लेना सीधे गाइडेंस जो कहीं जॉब उस वक्त कर रहे हैं, वो आपको बता पाएंगे यार, मल्टीपल फील्ड्स हैं। कॉलेज में तो पूछोगे सीनियर से तो वो ही बताएंगे जो कॉलेज वालों ने उनको बताया। क्योंकि तुम्हारे सीनियर भी ना उसी प्रेशर में होंगे कि मेरे को डीएसए करना है, जॉब निकालनी है, वहाँ वेब डिजाइनिंग मिलेगी, वहां जाके मिल जाते उन्हें टेस्टिंग। तो चलो अब उस पे आते हैं कि कंपनियां आने शुरू हो गई आपके 4th ईयर में। कंपनी आनी शुरू हुई तो उस टाइम पे ना एक चैलेंज चलता था, एक्वालाइट हायरिंग चैलेंज। एक कंपनी थी एक्वालाइट डिजिटल, वो बंदे हायर करती थी कंपटीशन करा के। अच्छा। अलग अलग रीजन में, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, है ना, साउथ रीजन। तो मैंने भी फिल किया था फॉर्म, तो उसका कोडिंग टेस्ट मेरा निकल गया। अब उसके जो इंटरव्यू राउंड थे, उसके 3 इंटरव्यू राउंड होने थे, पर मेरे पास तक आते आते वहाँ इतने सारे पार्टिसिपेंट हो गए कि उन्होंने घटा के उन्हें 2 ही कर दिया। अच्छा। कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं कि वो 3 इंटरव्यू राउंड हर एक का शेड्यूल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक में डीएसए और आपकी डेटाबेस का डिस्कशन रख दिया। अच्छा, मतलब 3 राउंड थे इंटरव्यू के, तब 2 कर दिए उन्होंने, उन्हें मर्ज कर दिया, डीएसए प्लस डिजाइन। अच्छा। डिजाइन ये नहीं कि बहुत हाई लेवल, बेसिकली कि जो आप पढ़ते हो नॉर्मलाइजेशन वगैरह कैसे होता है। तो जब आया तो एक जो बहुत बेसिक चीज़ थी जिसके बेस पर इंटरव्यूअर ने मेरे को रिकमेंड किया था, तो ये था कि जब ऑनलाइन इंटरव्यू चल रहे थे ऑब्वियसली ना, तो मैंने बोला था कि मेरे को पेन पेपर यूज़ करना है, ही अलाउड। तो मैंने पहले लिखा हुआ था पेपर पे AHC 13, मतलब एक्वालाइट हायरिंग चैलेंज 13। तो उसने उस पर ध्यान दिया कि इसने पहले से मेंशन किया हुआ है कि आप फ्रेशर हो फिर भी डेडिकेटेड हो। हालांकि इतना कुछ था नहीं, वो ऐसे मजे मजे में लिख दिया था। बट हाँ, उस टाइम पता चला कि ये चीज़ें शायद इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं, एज अ फ्रेशर बहुत काम आ सकती हैं छोटी चीज़ें। अच्छा। उसके इंटरव्यू हुए, बेसिक क्वेश्चंस थे, एरे के, स्ट्रिंग के, डिज़ाइन था। डिज़ाइन ऐसा नहीं बहुत हैवी डिज़ाइन था, मुझसे बस 2 टेबल दी गई थी
उनसे कुछ क्वेश्चंस बोले गए थे कि टेबल बनाई है, इनमें कैसे हम चेंजेस करेंगे या क्या क्वेरी लगा सकते हैं। कोई हैवी क्वेरी नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन के बेसिक क्वेश्चन, डीएसए, फंडामेंटल्स जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें कवर करने के लिए बोला था। उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। लास्ट एचआर राउंड होता है, वो नॉन एलिमिनेटरी राउंड था। इस तरह से मेरा पहला पैकेज निकला था 8 लाख का, मतलब वो 5+3 था, 3 लाख उसमें बोनस था कि अच्छा, मिला तो मिला परफॉर्मेंस बेस पे, नहीं तो नहीं मिला। नहीं मिला। 5 है तो हमारा। 5 है सीटीसी 5। अब सीटीसी 5 का मतलब जानते हो, पूरा 5 तो होता ही नहीं है हाँ, वो उसमें से भी कटेगा 4.3 पिटेगा। 4.4 ही आता है। हाँ। उसके बाद क्या होता है कि बाकी कंपनियां नहीं चालू हुई, डीएक्सी आई, तो डीएक्सी का भी राउंड निकले, उस वो भी क्लियर हुआ, उसका 3 पॉइंट समथिंग का पैकेज था। आई गेस सबसे पहले डीएक्सी निकला था 3.5 पे। उसके बाद निकला उसके बाद एक्वालाइट। हाँ। अच्छा। अब एक्वालाइट का क्या था ना, मेरी कॉलेज की पॉलिसी होती है 1 कैंडिडेट 1 जॉब वाली पॉलिसी। सभी कॉलेज में हाँ, शायद होती है यही। अब बहुत गंदी पॉलिसी होती है। हाँ, एक बार बंदा फंस गया तो फंस गया। मतलब अगर मेरे को 5 लाख वाला जॉब मिला है, तो हमारे में ऐसा था कि अगर आपको नेक्स्ट 10 तक का नहीं मिल जाता ना, तो आप नहीं कर सकते। और मेरे में केस फंस रहा था 5+3, इसे 8 मान लिया था उन्होंने। तो अच्छा। अब जब तक 13 का पैकेज नहीं आ जाएगा तब मैं नहीं बैठ सकता। अच्छा। तो मैंने सोचा यार कॉलेज से तो मुश्किल है, क्योंकि नहीं आती है कंपनियां ऑन कैंपस में इतना इतना बड़ा पैकेज लेके हमारे में। अब आने लगी हैं, तो मैंने बाहर से ट्राई किया। बाहर से कुछ कंपनी और निकली थी, एपिसैरो। एपिसैरो भी ऐसी हायरिंग कर रही थी। उसका टेस्ट इजी था, कोडिंग टेस्ट नहीं था, उसका एमसीक्यू टेस्ट था। लाइक वो आपके फंडामेंटल्स चेक कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में क्या चल रहा है, डीएसए, जो उस टाइम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मैथ्स, एक मैथ होता था ना जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह सब लगता था। हाँ, इस पता नहीं कुछ कहते हैं हाँ। छोटी वाली मैथ माइनर उस पे कैलकुलेट होती है। मैथ्स का डेरिवेटिव सब्जेक्ट था वो, और 3rd ईयर में आई गेस पढ़ाया जाता है, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चंस थे उसमें। अच्छा। तो मैंने जब वो दिया था इंटरव्यू, तो वो फ्रेशर के लिए नहीं, वो फ्रेशर के लिए था, लेकिन वो इंटर्नशिप के लिए था कि हम आपको इंटर्नशिप देंगे। तो उस टाइम तक मेरे दीदी ने मुझे बता दिया था कि भाई तेरे पास सर्टिफिकेट है और इनके पास इस सर्टिफिकेशन के लिए जॉब है, तो बोलना कि मुझे फ्रेशर नहीं जाना। तो मैंने पहले तो इंटरव्यू दिया, कि पहला इंटरव्यू तो वो होता है टैक वाले तो सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं और फीडबैक भेजते हैं एचआर को। तो उन्होंने मेरे से इंटरव्यू लिया, बेसिक इंटरव्यू। आपका एरे पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन मेरे को याद है 0-1 की वो थी, सॉर्टिंग विदाउट यूजिंग सॉर्ट फंक्शन। 0-1-2 वाला जो क्वेश्चन है एरे का, बहुत फेमस वो था। और एक क्वेश्चन ट्रीज का था, ट्री मिरर करने का। वो दोनों क्वेश्चन हुए थे, और अब आ गया था एचआर राउंड डिस्कशन। उन्होंने मेरे को ये मतलब टेक्निकल क्लियर हो गया, टेक्निकल क्लियर हो गया। अच्छा। अब एचआर कहते हैं कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं, दैट वाज 5.1 LPA, बट आफ्टर FTE, अभी आप इंटर्न हो तो आपको 25,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। हाँ। तो अब मैंने बोला कि मेरे को यूआई पाथ पे जाना है। बोला ठीक है, हम आपसे यूआई पाथ टैग दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को यूआई पाथ पे जाना है, एज FTE जाना है, मुझे इंटर्नशिप करनी ही नहीं है। बोलते हैं लेकिन हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, आपको कॉलेज से NOC लेनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे 2 दिन का टाइम मांगा था कि मुझे कॉलेज में भी बात करनी है ऑब्वियसली, कि वो भाई सही बात है, जाने देंगे नहीं जाने देंगे। तो कॉलेज इस शर्त पे मान गया कि ठीक है, अब तुम ऑन कैंपस में नहीं बैठोगे। अच्छा। हाँ, मेरे को पता था 13 लाख के आना नहीं है पैकेज। जो मिल रहा है ले लो। तो मैंने वहाँ से NOC लेके कंपनी में सबमिट कर दिया, उन्होंने मुझे FTE का ऑफर रिलीज कर दिया। वो मेरे को यूआई पाथ पे काम भी इसलिए करना था क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने 1 साल अलग से पढ़ा है, तो मेरा ये था कि अगर करियर की शुरुआत उसमें करके तो देखें काम होता कैसे है। काफ़ी अच्छी टैग थी, मतलब डायरेक्ट तुम्हारे क्लाइंट से टच में वो रहना, कि क्लाइंट के HR हेड से बात करना, एक अच्छा सर्कल बन गया था। दैट वाज टाइम कि मैंने अपने 1-2 दोस्तों की मदद भी की थी, क्योंकि डायरेक्ट HR से हेल्प थी, तो आई हेल्प देम टू गेट इन द ऑर्गेनाइजेशन की भाई ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि फ्लेक्स कर रहा हूँ, बट ये कि अगर आप किसी बड़े उसमें आ जाते हो तो ये सोचोगे यार कि मैं पता नहीं कब तक इन लोगों के साथ हूँ, तो यूज ही कर लो। हाँ, सही बात है। तो मतलब जो लोग यूआई पाथ के बारे में नहीं जानते, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हमारा देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा बता दो यूआई पाथ क्या होता है, कैसे वर्क होता है। तो यूआई पाथ आप टूल समझ लो, एक टूल है, एक इसका आप मोटा मोटा कह सकते हो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक फील्ड है जिसमें मल्टीपल टूल्स यूज होते हैं। एक आपका यूआई पाथ होता है, एक ऑटोमेशन एनीवेयर होता है, एक ब्लू प्रिज्म होता है। अब देखना है कि आप उस वक्त कौन सी डिमांड चल रही है मार्केट में। जब मैं कर रहा था तब यूआई पाथ बहुत ज़्यादा था, अब वो बहुत ज़्यादा एवोलेट हो चुका है।
अब उसके साथ साथ लोग ऑटोमेशन एनीवेयर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हैंडी है यूज़ करने के लिए, कि अच्छा। आप उसे किसी भी तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एक तरीके से कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करो, लॉजिक तो है ही उसमें कि इफ एल्स यूज़ करना है, आपको किस तरीके से डेटा मैनिपुलेट करना है, बट एक सिंटैक्स पहले से डिफाइंड है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहे हो। मतलब आपको इफ का लूप लगाना है तो इफ का लूप इधर से ड्रैग हाँ, करके उस बॉक्स में डालना होता है, फिर कुछ आगे का ऐसा कुछ है। होता है। पर वो बेसिकली आपके एक्शंस को मिमिक कर देता है, आपको मैनुअली जो काम रिपीटेड है वो नहीं करना, ऑटोमेट कर देता है, जो डेली बेसिस पे हो रहा है, जैसे कि मेल फिल्टर हो रहा है, या फिर आपका कोई ऑपरेशन डेली 9 बजे कहीं ट्रिगर होना है, तो वो ऑटोमेट हो जाएगा। तो उस बॉट को रन करो और वो करेगा हाँ, अपना सारा काम। तो यूआई पाथ हुआ। एक तरह से मतलब बॉट बनाते हैं हम इसमें जो कि काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है। अब आने वाले थे मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम, फाइनल ईयर के 8th सेमेस्टर के एग्जाम। तो एपीसीआरओ में मैंने बोल रखा था कि मेरे को एग्जाम के टाइम पे 1 महीने की लीव चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो की नहीं थी। अब भाई लीव लेने की बात आती है तो HR बोलते हैं हम 1 महीने की लीव एफटीज को नहीं देते हैं, इंटर्न को दे सकते हैं, आपको सिर्फ 10 डेज की लीव हम अलाउ कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन तो था नहीं कुछ करने का। मैंने रिजाइन मारा कि भाई ऑब्वियसली डिग्री तो करनी थी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि हो जाए, पर उनकी पॉलिसीज थी वो 20 डेज पर आए। पर मैंने कहा चलो छोड़ो कोई नहीं। उस टाइम पे मैंने जस्ट डिज़ाइन करा ही था, अगले दिन हैशडिन ने अपना वो निकाल दिया था, ऑफ कैंपस हायरिंग। अच्छा। तो हैशडिन में मैंने ऑफ कैंपस हायरिंग में फिल किया, रेफरल लिया। ये बहुत सही कि अगर आपको ऑफ कैंपस हायरिंग भी निकल रही है ना, तो आप रेफरल लेके उसमें अप्लाई करो, बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा। तो रेफरल लिया, उसके राउंड्स क्लियर हुए, वो एग्जाम खत्म होने से पहले मेरे पास ऑफर आ गया था कि मतलब जो कॉलेज के एग्जाम थे उनसे पहले आपका ऑफर लेटर था। तो मतलब क्या क्या राउंड्स हुए, थोड़ा हैशडिन तो मेन है हमारा फोकस, वीडियो का पूरा टाइटल है, हैशडिन के बारे में थोड़ा खुल के बताओ, पानी वानी पियो। हाँ पहले पानी पी लेते हैं। तो हैशडिन का जब मैंने रेफर लेके उसमें फॉर्म फिल किया, तो सबसे पहले HR का कॉल आता है ये बताने के लिए कि भाई आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। मतलब अब तो डायरेक्ट मेल जाता है, जैसे ही रेफर लगता है डायरेक्ट मेल, उस टाइम पे मेल के साथ कॉल भी आता था। अच्छा। तो कॉल आया, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, योर रिज्यूमे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, और अब आपका कोडिंग राउंड है। तो कोडिंग राउंड में गए, कोडिंग राउंड में अच्छे क्वेश्चन आते हैं हैशडिन के, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सिंपल, वो लक होता है कि बिल्कुल सिंपल आ गए। ऐसा समझ लो कि अच्छे मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मतलब DSA ही है प्रॉपर। हाँ, तो मतलब वो कोई टेस्ट नहीं हुआ, सीधे कोडिंग इंटरव्यू? हाँ, नहीं सीधे कोडिंग ऑनलाइन टेस्ट। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट हुआ, कोडिंग राउंड। हाँ, ठीक है। एक बार आप कोडिंग टेस्ट निकालोगे, उनका इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होता है। अच्छा। जो मेरा पहला टेक 1 इंटरव्यू था, उसमें मेरे से DSA पूछा गया था। पहला क्वेश्चन लिंक्डइन से रिलेटेड था, एक Y इंटरसेक्शन का क्वेश्चन होता है लिंक लिस्ट में, बहुत टफ नहीं है, बट हाँ वो इंटरसेक्शन पड़ जाता है तो लोग हल्का सा उसमें कहीं मिस कर देते हैं, वो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सॉर्टिंग से रिलेटेड था, उसमें मर्ज सॉर्ट यूज होनी थी, तो हो गया था। मर्ज सॉर्ट का ही डेरिवेटिव है वो। अच्छा, मतलब क्वेश्चन का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। हाँ, तो उससे वो help देख मिल लेना। जाएगी। बाकी हेल्प ना इस चीज़ से ज़्यादा मिली कि उस टाइम तक मेरे को पता चल गया था, आप सर्च कर सकते हो GFG पे किसी कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हाँ, वो हाँ, डाल देते हैं। उससे बहुत मेरा हेल्प मिल जाती है। रिपीटेड हो गए थे दोनों क्वेश्चन। अच्छा। मैंने 3-4 इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े थे, हाँ। और उन्हीं में से आ गए थे दोनों क्वेश्चन, लक कह लो या कुछ भी, पर वही 9-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। हाँ। वो आ गए। अब सेकंड राउंड था डिज़ाइन राउंड। अब डिज़ाइन राउंड अपन ने तो पढ़ी नहीं थी, ना कॉलेज में ध्यान दिया था डेटाबेस पे। अब आते हैं कि डिज़ाइन राउंड करना कैसे। मैंने 1-2 लोगों से पूछा था कि होगा क्या, उन्होंने बोला कि स्विगी का पढ़ लो कैसे डिज़ाइन हुआ है, यूट्यूब पढ़ लो कैसे डिज़ाइन हुआ है, इतने बड़े बड़े। मैंने पढ़ा ER डायग्राम। अच्छा। क्या जो होता है, मतलब डेटाबेस में कॉलेज में पढ़ाया गया हाँ, था। मतलब अब खुद सोचो, अब मैं एकदम से पढ़ने लगूँ यूट्यूब कैसे डिज़ाइन हुआ है, इंस्टाग्राम से कैसे डिज़ाइन हुआ, मुझे पहले ये तो पता हो कि एंटिटीज़ क्या होती हैं, है ना, उसमें तुम कैसे टेबल बनाओगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, बेसिक्स पता होना बेसिक्स चाहिए पता पहले। होंगे। तो मेरे को लगा कि मैं शायद इंटरव्यू घुमा दूं अपने तरीके से। हाँ। अब उसने मेरे को आके, पहला सेकंड राउंड आता है टेक 2, वो सीनियर डेवलपर थे, उन्होंने आके बोला, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा इंट्रोडक्शन लिया, और तुरंत बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर दिया कि फूड डिलीवरी ऐप है एक ऑनलाइन, उसे डिज़ाइन कर दो। अच्छा। पहला तो क्वेश्चन दिमाग में आया कि डिज़ाइन कर दो क्या। तो नेवर हेजिटेट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर इंटरव्यूअर, क्योंकि वो वहाँ आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, है ना, बताएंगे वो बताएंगे जो भी डाउट आपका। मेरा उनसे बल्कि डाउट पूछो, तुम पूछो। मेरा पहला इतना गंदा डाउट था कि क्या डिजाइन करूँ इसमें। हाँ। तो
उन्होंने बोला था कि ठीक है, आपको एक डेटाबेस डिजाइन करना है कि कैसे एक फूड डिलीवरी ऐप काम करता है। उस टाइम पे नर्वस था क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कभी करा नहीं। मेरे को ये पता था कि ठीक है कैसे सोचना है। मैंने सोचा अच्छा ये एंटिटीज हो सकती हैं, फूड में ऑर्डर आ रहा है, फूड डिलीवर होगा, कोई पिकअप भी कर सकता है ना, इसमें पेमेंट का भी एक ऑप्शन होगा, तो कुछ एंटिटीज बनाई कि एंटिटीज हो सकती हैं। एड्रेस का एक पार्ट बनाया, पढ़ा था हमने कि एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था क्योंकि एक ही स्ट्रिंग में यूज नहीं होगा। तो मतलब बेसिकली इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन से देखता है कि तुम सोच कितना पा सोच क्या रहे हो। इट वाज बेसिकली अ डिस्कशन राउंड कि मतलब आप कितना डिस्कस कर पा रहे हो। एक तो खुद से निकल लगे रहना है कि अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, नहीं, बात आपको करो। ना बताओ कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है हाँ। ना। तो होगा क्या ना, अगर आप कहीं पर अटक रहे हो या कुछ हो रहे हो तो इंटरव्यू हिंट देता है कि अच्छा तुम ये सोच रहे हो, एक बार ये करो जरा, ये कैसे होगा इसमें, तो आपको हिट होगा कि यार ये तो मैंने कहीं तो गड़बड़ की है कहीं कहीं पे। और ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज का एक ही डेटाबेस होगा, आप यूट्यूब का डेटाबेस किसी और तरीके से डिजाइन कर सकते हो। बस वो बंदा ये सोच रहा है कि आप कितने हद से हद तक जा सकते हो, आप क्या सोच पा रहे हो इसमें। और फ्रेशर से वो ये नहीं कहते कि आप पूरा डिजाइन करके दे दो, आपको टर्मिनोलॉजीज पता हो, उन्हें यूज कैसे करना है, वन टू मैनी, ये रिलेशंस कैसे बनते हैं। बस ये सब चीजें देखते हैं वो लोग सेकंड राउंड में। इसके बाद 1 घंटे के राउंड होते हैं दोनों, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। अच्छा, फर्स्ट राउंड का मतलब नाम क्या उन्होंने बताया? टेक्निकल टेक 1 राउंड, टेक 1 टेक्निकल इंटरव्यू 1। अच्छा, जिसमें आपसे डिजाइनिंग, सिस्टम डिजाइनिंग ऐसा कुछ। फर्स्ट राउंड वो थे डीएसए वाले। मतलब दोबारा समझाओ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। पहला हुआ आपका टेस्ट, पहला था कोडिंग टेस्ट, ठीक है। दूसरा था टेक 1 इंटरव्यू राउंड जिसमें आपसे डीएसए पूछा जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, एयर वगैरह का जो हाँ। बताया। टेक 2 है आपका, वो भी इंटरव्यू है लेकिन उसमें डिजाइनिंग पूछा जाएगा। ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों पे कि वो डिजाइन पूछना चाह रहे हैं या वो भी डीएसए पूछना चाह रहे हैं, वो तो इंटरव्यूअर के ऊपर है, लेकिन वो तो वो डिजाइन राउंड है। अच्छा। अब आता है फोर्थ राउंड, फिटमेंट राउंड। फिटमेंट राउंड बेसिकली एचआर राउंड होता है, नॉन एलिमिनेटरी। उसमें बस पूछते हैं कि आप कंपनी में क्यों आना चाहते हो, आपने ऐसा पिछली कंपनी है तो क्यों छोड़ी है, या आपने कहीं और एक्सपीरियंस किया है, आप व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग ऑन द टेबल। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद आपका ऑफर रिलीज हो जाता है। अच्छा, तो आपको कितना डिलॉयट ने कितना ऑफर किया ऑफ कैंपस? ऑफ कैंपस उस टाइम पे मतलब बताना नहीं है तो तुम नहीं बता सकते हो, ऐसे बता सकते हो, हर जगह है वो। डेलॉट खुद नहीं छुपाता है यार। अच्छा, डेलॉट मतलब सबको सेम पैकेज ऑफर करता है। फ्रेशर ऑफ कैंपस हायरिंग ना सबको सेम ही हायर वो करते हैं। वो 8.1 लाख का उनका वो होता है पैकेज, और उसमें कुछ उनके ब्रेक डाउन्स भी होता है कि वो कितना आपको ज्वाइनिंग बोनस दे रहे हैं, कितना आपको वेरिएबल रख रहे हैं, कितना आपका फिक्स्ड है। इसके अलावा हेस्टन में पर्क्स बहुत अच्छे हैं, लाइक आपको सर्टिफिकेशंस करने के लिए देते हैं वो लोग। अच्छा। उनके खर्चे पे अगर आपको सर्टिफिकेट कर ले तो उनके रिवॉर्ड मिलते हैं, लाइक इट कैन गो अप टू 1 लाख। अच्छा, है ना। बाकी पर्क्स, कुछ पर्क्स अच्छे हैं जैसे कि आपको एलेक्सा वैलेक्सा तो मिलते ही हैं, आपको ऑफिस सेटअप करने के लिए पैसे मिलते हैं। तो ये 8.1 में ही है या उससे ज्यादा? ये अलग है, ये तो इन 8.1 के बाद है। अच्छा, दीज आर द पर्क्स दैट कंपनी आर गिविंग टू ऑल द एम्प्लॉयज, लाइक वो चाहे सीनियर है जूनियर है, उसका क्या पैकेज है, नो मैटर। मतलब मोस्टली कंपनीज का क्या रहता है, जैसे सपोज करो मेरे को 8 का पैकेज मिला तो वो जो भी करेंगे 8 में ही करेंगे। तो आपका 8.1 खर्च करना हो ना करना, वो तुम्हारा गया। हाँ, गया, वो कट पिट के ही मिलेगा फिर। इनका एक अच्छा 8.1 आप अलग कर दो, उसके बाद पर्क्स अलग कर दो। पर्क्स अलग कर दो। और तो पर्क्स कितना समझे, अप्रोक्स 1.5 लाख 2 लाख? अगर मैं अभी कंडीशन की बात करूं तो करीब 1.75 लाख के आसपास आपको पर्क्स मिल जाएंगे। तो वही मतलब 10 लाख अप्रोक्स पैकेज तुम्हारा ओवरऑल बन जाता है। पर वो सीटीसी 8.1 ही लिखते हैं 8.1। हाँ, इसमें एक चीज अच्छी है, एक तो बाय साइकिल इसमें वो होता है, ईयरली 2 बार इसमें इंक्रीमेंट होते हैं। अच्छा, तो आपका जो बाकी कंपनियों में साल में एक बार 10% हो रहा है, यहाँ एक ही बार में हो जाता है। अब नेक्स्ट साइकिल में बाकी और ज्यादा ही होगा, है ना। तो ये अच्छा होता है कि इसमें इंक्रीमेंट साल में 2 बार होता है, बंदे को मोटिवेशन मिलती है। मल्टीपल टाइप ऑफ अवार्ड्स मिलते हैं कि ठीक है ये अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि आप काम कर पा रहे हो। अच्छा, कंपनी वैसे अच्छी है, मतलब अगर कोई हेस्टिन में आना चाहता है तो बहुत अच्छे से आ सकता है। बस उसका फर्स्ट राउंड थोड़ा टफ पड़ता है, कोडिंग राउंड। बाकी तो वो प्रेशर नहीं देते बंदे को, उनका बस ये कि बंदा करना चाहिए, वो कर लेगा, क्योंकि आने के बाद 4 महीने की तो ट्रेनिंग होती है। अच्छा, उसमें वो बंदे की जान निकाल लेते हैं। तो 4 महीने में स्टाइपेंड देते होंगे वो? हाँ, 25K का स्टाइपेंड चलता है। अच्छा अच्छा, इन 4 महीने में इनका डिविडेंड ये 4 महीने में इस तरह से डिवाइड करते हैं
कि पहला एक महीना जो होगा उसमें ये आपको मल्टीपल टैग सिखाएंगे, एक हफ्ते में जावा, एक हफ्ते में पाइथन। ऐसा नहीं कि स्क्रैच से सिखाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बेसिक तो पता होगा कोडिंग का। कॉलेज से आए हो, बेसिक पता है। बेसिक तो पता होगा ना किसी भी चीज का, कि कैसे लॉजिक बनता है, इफ एल्स कैसे लग रहा है, वो ही नहीं बताएंगे। वो बताएंगे कि इन्हें यूज कैसे करना है, जावा है इसे स्प्रिंग बूट पे कैसे डालना है, इसका एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होगा, वो देंगे। 2-3 दिन में आपको खुद सीखना है। तो मतलब ट्रेनिंग आपकी किस में होगी, जावा बैकएंड या जो भी फ्रंट एंड? तो कैसे डिसाइड, कौन डिसाइड करता है कि किस में होगी? जो फ्रेशर होता है ना उसकी तो सब में होती है। अच्छा, सब कुछ सब में, मतलब उसे रिएक्ट या एंगुलर एक तो वो ट्रेन करते हैं। अच्छा, फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड पार्ट हो गया है ना। जावा भी होगी, पाइथन भी हो सकती है। अच्छा, बैक एंड पार्ट, बैक एंड हो गया, मतलब फुल स्टैक होगा। और हो सकता है आपको ये डेवऑप्स भी सीखना पड़े, या फिर ये इनका एक अलग से वो होता है गिटअप वगैरह सिखाने का, कि नहीं ये भी चीजें यूज करनी आनी चाहिए। अब जेन एआई भी आ गया, हो सकता है जेन एआई भी सिखा रहे हो। अच्छा, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है अभी हाँ। इंटरनल। तो ये मल्टीपल एक महीने में आपको इतने सारे ट्रेन कराएंगे, और ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेन करा के छोड़ देंगे। हर हफ्ते आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे दिया जाता है, और फ्राइडे को आपका जो भी सिखाया है एक टेस्ट देते हैं साथ के साथ, उसका वो होता है एवल्यूएशन। एक बंदा आएगा आपको एवल्यूएट करेगा आपने काम कैसा करा है। अच्छा, फिर एक महीने के बाद, कहते 1 महीना है लेकिन 1.5 महीने तक चल जाता है। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग पीरियड होता है जो सिखाने का, वो 1.5 महीने, 1.5 महीने का होता है। तो मतलब जो एवेल्यूएशन करेंगे आपने बोला, तो उसमें मिनिमम कुछ वो परसेंटेज देते होंगे, अलॉट करते होंगे, या कैसे, मतलब कुछ मिनिमम क्राइटेरिया? माइलस्टोन्स होते हैं उनके। मान लो आपको दिए जावा सिखाया, तो ये नहीं कि आप जावा से प्रोजेक्ट बना लेंगे। आपको जावा सिखाया तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 तरह की एपीआईज हैं, आप ये 10 एपीआईज बनाओ 4 दिन में, है ना। और ऐसा नहीं बहुत हैवी है, बहुत नॉर्मल एपीआई होंगी, बट नए लोगों तो उन्हें नहीं आता है। तो अब वो एक्सपेक्ट करें 10 में से 6 तो बंदा करे, 5 तो करे, कुछ भी नहीं 4 तो करे। अब 4 से का कौन एक्सपेक्ट करेगा कि 4 दिन में 4 एपीआईज नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सी। पर ऐसा नहीं कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपको निकाल देंगे। एक लास्ट में एक रिजल्ट निकलता है, बिलो मीट्स बिलो ऐसा करके। अगर आप उसमें फिट नहीं बैठते हो, अगर आपके सबसे कम आते हैं, तो आई डोंट नो इफ दे विल गिव यू अनदर चांस और नॉट, बट वो बहुत कम लोग होते हैं जो फायर होते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादातर सबको ही, अगर बिलो आए हो तो दोबारा टेस्ट वगैरह देंगे वो करने को, नहीं देंगे? ये इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ था या नहीं मुझे पता नहीं है। पर हाँ ये कि नहीं आता यार, आसानी से निकल जाता है। आप अकेले नहीं होते ना उस प्रेशर में, आपके साथ 80-85 लोग और होते हैं। एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। तो सीनियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप कहीं अटके, रात में दिन में आप कॉल करते हो, सर मैं अटक गया हूँ, वो बताएगा आपको बंदा। तो हो जाता है। बाकी बस मैं एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि आपने कोड एपीआई बनाई है, सेम मैंने बनाई है, हमारे लॉजिक तो सेम नहीं हो सकते। प्लैगियरिज्म चेक होता है। अच्छा, तो ट्रेनिंग पीरियड 1 महीना तुम्हारा ऐसे खत्म हो गया? 1 महीना होता है, पर वो 1.5 महीने तक खिंच जाता है। उसके बाद टीम्स बनती हैं। अच्छा, उन्हीं लोगों में से जो इंटर्न्स होते हैं उनकी टीम्स बनती हैं, लाइक 4 लोग, 5 लोग की टीम, 3 लोग की। उन्हें डिसाइड करना होता है कि अब उन्हें प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे हम 4th ईयर में बनाते थे, जिसके हम पूरा 6 महीने लेते थे, अब वो हमें 1 महीने में बनाना है। अच्छा, तो उसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, उसमें उन्हें डिसाइड भी करना है कि कौन बंदा क्या काम करेगा। उसमें हमें टाइम टू टाइम डेमो भी देना है ना, कि आज इतना कर लिया। हाँ, आज इतना नहीं, मतलब हफ्ते में एक बार तो वो मांगते हैं। अच्छा, कि 1 हफ्ते कर लिए। अब इसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि एक पूरा प्रोजेक्ट है, कि आपका बैकएंड अच्छा है, आपका फ्रंट एंड अच्छा है, आप जावा में काम करो, पाइथन में करो, सब आपकी मर्जी, प्रोजेक्ट आपकी मर्जी का। लास्ट में आपको ये पता होता है कि हाँ मैं इस टैग में अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे डीप तक समझा है। एक प्रोजेक्ट बेसिकली कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको देकर छोड़ दिया, आपके ऊपर सीनियर बैठे होते हैं, आपको कहीं अटकना है तो ये सब चीज़ें आई मीन आपको बता रहा होता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, बस। और लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा, देन यू गेट टू नो कि आपको क्या मिला है, बैक एंड, फ्रंट एंड, कौन सी टैग। अच्छा, फिर वो डिसाइड कर लेते हैं आपके रिजल्ट के बेस पे। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग और जो तुम्हारी टीम बनी है प्रोजेक्ट के लिए, इनको मिला के 1-1.5 महीना होता है, या 1.5 महीने 1 महीने के बाद प्रोजेक्ट वाली टीम बनती है? जो भी ये 1.5 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद एक टीम, मतलब 1 महीने का आप कह लो कि 1 महीने का ट्रेनिंग होता है। पर अगर वो 5 टैग भी सिखाएंगे तो 1 महीने में नहीं सीख पाते। 1 महीने में नहीं हो पाएगा ना, हफ्ता भर लेते हैं वो एक टैग। ऊपर से ऑनबोर्डिंग का 1-2 हफ्ता लग जाता है। अच्छा, तो आपको मतलब आप हो गए शॉर्ट लिस्ट आ गए, तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट देंगे आपको?
तो उसका क्या नहीं, प्रोसीजर अभी है? अभी आपका इंटर्नशिप खत्म हो गया, अब वो आपको करेंगे, एफटी का एक ऑफर रिलीज होगा कि अब आप फुल टाइम हो गए हो। फुल टाइम होने के बाद अब आता है कि अब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को अपस्किल करते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप अभी छूटे हो अभी आप किसी प्रोजेक्ट में आते हो। आपको प्रोजेक्ट में आने के लिए 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, तो पर आप डेफिनेटली आ जाओगे। आपको एलोकेशन मैनेजर अलॉट होते हैं, आप अच्छा। उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आ रहा है कोई प्रोजेक्ट, नहीं आ रहा है, वो बताएंगे कि इस टेक में नहीं है, आप इस टेक में ट्राई करो, तो हेल्प हो जाती है। मैं 6 महीने था बेंच पे। अच्छा, मतलब लाइन जब कट तक कर प्रोजेक्ट नहीं देना। मिल जाता, तो जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तब तक बेंच पे रहेगा इंसान। हाँ, बेंच पे, लेकिन उस बेंच पे ना आपके ऊपर एलोकेशन मैनेजर रहता है जो आपको बताता रहता है आपको ये करना है, आपको ये पढ़ना है। तो मेरे साथ था, मेरे अच्छे थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि आप ये पढ़ो, ऐसे करो। अच्छा, कुछ ऐसा भी है क्या कि इतने महीने ही बेंच पे रहना है, मतलब कुछ मिनिमम पीरियड उसके बाद निकाल देगी देखो, कंपनी या कुछ ऐसा? फ्रेशर का ऐसा होता है कि फ्रेशर है, अभी कंपनी समझती है उससे किसी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है या नहीं है, उसके बेस पर वो लोग फ्रेशर को लेते हैं। तो वो इतना प्रेशर नहीं डालते हैं, हालांकि वो खुद कोशिश करते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट में चले जाओ। अगर आप बेंच पर हो भी, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप वैसे भी बेंच पे रह ही नहीं पाओगे। आप एक प्रोजेक्ट से निकलोगे, दूसरा प्रोजेक्ट तैयार बैठा होगा। हाँ। लेकिन ऐसा मेरे को तो नहीं लगता कि निकालते हैं बेंच पे, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप बेंच पे तो निकाल दिया। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बेंच पे हो 7-8 महीने, तो वो क्वेश्चन तो करेंगे ना कि भाई कहाँ प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल पा रहा क्यों है नहीं मिल पा प्रोजेक्ट? रहा है। तो प्रोजेक्ट में आने के बाद फिर क्या रूटीन रहा, मतलब? प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, अभी तक तो मुझे ऐसा लाइक ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं हुआ कि यार आज ही करके देना है काम, आज ही। अच्छा। नहीं, काम करना है, बिना प्रेशर के करना है। मेरा टीएल एक्चुअली शुरुआत में बहुत सपोर्टिव था, मैंने जावा पे काम किया था, देन आई स्विच टू पाइथन। वो मैंने बताया था कि मैंने पाइथन पे स्विच किया है, मेरे को कोड भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला था खुल के कि भाई मुझे 1 महीना लगेगा, और ये चीज़ बोलनी होती है ताकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उस हिसाब से बने। कि उन्होंने मेरे को दिया, हाँ ठीक है 1 महीना है आपके पास, लेकिन 1 महीना ये नहीं कि खाली है, काम तो करते रहना है, लेकिन वो प्रेशर नहीं डालेंगे। उसके 1 महीने बाद टिकट्स आने शुरू हुए, अच्छे टिकट्स आने शुरू हुए। अटकता था तो टीम थी पूरी साथ में संभालने के लिए, वो बताते थे। मेरे मैनेजर ने भी कभी नहीं कहा कि भाई तुम 1 दिन ज़्यादा हो गया, तुमने काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो उस हिसाब से हमें टाइम देते थे। अच्छा। बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम एकदम एंड पॉइंट तक काम कर रहे हैं कि चलो 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 करना है। बहुत फ्री माहौल है, बहुत चिल माहौल है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है डेलोइट बहुत का। ज़्यादा यार, मतलब काफ़ी अच्छा है, हमारे लेवल पे तो बहुत अच्छा है। बाकी कुछ ये कह लो, आपकी टीम कैसी है, प्रोजेक्ट कैसा है? प्रोजेक्ट कैसा है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट कैसी है, बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो आपका कोई प्रोजेक्ट खत्म भी हुआ होगा, उसके बाद कुछ क्या मतलब बेंच पीरियड रहा या फिर डायरेक्ट कोई नहीं, दूसरा मेरा मिला? मैं डायरेक्ट इसी प्रोजेक्ट में आया था, मैं तब से, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है डेलोइट अच्छा, का, तब से इसी तब प्रोजेक्ट से में मैं हो। इसी प्रोजेक्ट में। चलो। आपको भी तो आया होगा कोई बेंच बेंच का सीन, आपकी कंपनी में क्या है? हमारी कंपनी में जैसे मैं प्रोजेक्ट से निकला, तो उसके बाद वो उनका टाइम पीरियड रहता 3 महीने का कि भाई आप बेंच पे हो, 3 महीने के अंदर आप कोई प्रोजेक्ट में अलाइन हो जाओ। मतलब प्रोजेक्ट जो अलॉट करते हैं उनकी अलग टीम रहती है, रिसोर्सिंग टीम। तो वो आपको ऑफर देती है कि इस प्रोजेक्ट में ये ओपनिंग्स हैं, ये हायरिंग चल रही है, फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप ले लेते हो। इंटरव्यू शेड्यूल होता है, नहीं मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो या आप हो तो लेते हैं या नहीं लेते। तो मतलब 3 महीने का पीरियड होता है कि आप प्रोजेक्ट ले लो या फिर घर जाओ। या फिर घर जाओ? हाँ, तो फिर ऐसा कुछ रहता है। 3 महीने मिल जाता है प्रोजेक्ट तो। हम मिल जाता है, मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि सपोज करो कि एक टाइम पीरियड पर कोई प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट ही नहीं आई, उस 3 महीने में काफ़ी लोग निकलते भी हैं, एक दो नहीं काफ़ी निकलते हैं। टचवुड मेरी कंपनी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, वो आज कर देते हैं प्रोजेक्ट में फिट। अच्छा, तो मतलब आप की मतलब क्या फैसिलिटीज़ वगैरह क्या हैं? ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो डाली थी, उस पर बहुत आ रहा था। मतलब मैंने तो वीडियो का ब्लॉग बनाया था ग्लोबल लॉजिक ऑफिस का नोएडा, तो उस पर बहुत आ रहा था कि भाई क्या फैसिलिटीज़ क्या रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बताओ, अब डेलॉइट क्या ऑफर करता है? देखो, मेरा जो करंट ऑफिस है वो है गुरुग्राम। वहाँ पर इफ्को चौक से ऑफिस तक के लिए वो एक टाइम पर अपना बस शेड्यूल कराते हैं। वो ऐसा नहीं कि हर एक को लेकर आए, एक टाइम पर है, उस टाइम से वहाँ पर लोग होंगे, उन्हें लेकर आ जाएगा। अब वो हर बंदे के लिए कैब फैसिलिटी नहीं है। लाइक मैं नोएडा से गुरुग्राम जाऊँ या कोई गुरुग्राम में ही है, तो कैब फैसिलिटीज ऐसे नहीं है, वो आपको कन्वीनियंस देते हैं।
अच्छा। कन्वेंस अलाउंस आपको मिलता है लाइक एक अमाउंट है पर्टिकुलर, आई कांट रिवील दैट, लेकिन आप उस अमाउंट को पूरे साल यूज़ करना है। हालांकि वो अच्छा। हफ्ते में 2 ही दिन का हमें जाना होता है, तो इनफ होता है। अच्छा, अभी आपका हाइब्रिड चल हाइब्रिड रहा है? मॉडल हमारा चल रहा है। अच्छा। पहले तो वंस इन अ वीक था, उससे पहले तो कंप्लीट था वर्क ही फ्रॉम नहीं। होम ही था। हाँ, अब 2 डेज अ वीक है 2 days अ हाइब्रिड वीक। मोड। ठीक है। अभी तो वैसे भी नॉर्थ में रेड अलर्ट चल रहा है गर्मी की वजह से, हम्म। तो शायद ऑर्गेनाइजेशन इसे भी कम करे। अच्छा, मतलब आपके शटल सर्विस चलती है इफ्को चौक से, हम्म। तो टाइमिंग क्या रहता है वहाँ का? मैं कभी गया नहीं। अच्छा, मतलब वही रहता होगा ऑफिस टाइमिंग 9 बजे 9 के बजे आसपास। 10 बजे। हाँ। तो और क्या क्या है ऑफिस की फैसिलिटीज? देखो इनसाइड फैसिलिटीज़ तो आपको वो हैं जो मैंने बताए, कि आप 25 के आपको मिलते हैं, आप उनसे वेलबींग का कुछ सामान खरीद सकते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अच्छा। आपको कुछ अमाउंट मिलता है ऑफिस सेटअप करने के लिए, होम ऑफिस सेटअप करने के लिए। कुछ अमाउंट आपको सर्टिफिकेशन से मिल जाते हैं। हम्म। कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो वो भी ऐसा नहीं कि आपको मल्टीपल टाइम मिल जाएगा, एक आइटम पे एक बार, ऐसा करके उनका कुछ है। तो ये फाइनेंशियल तो उनका बहुत ज़्यादा है कि आप निकाल सकते हो। ऊपर से इंटरनेट रिम्बर्समेंट तो हर जगह होता ही है। आप ऑर्गेनाइजेशन में अलग से कुछ वॉलंटरली कुछ कर रहे हो, दे विल अप्रिशिएट यू बाय गिविंग यू सम अवार्ड और समथिंग। हम्म। तो ये बेनिफिट्स हैं। अगर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप पूछ रहे हो बेनिफिट क्या है, तो ऐसा कोई बेनिफिट कंपनी नहीं देती, उसके लिए वो आपको अलाउंस देती है कि आप खुद से इन्हें यूज़ करो। अच्छा अच्छा। और ये मतलब नोएडा जो आपका गुरुग्राम ऑफिस है, तो उसमें ये जिम वगैरह भी है, क्या क्या है उसका भी कुछ बता दो। सिर्फ एक गेमिंग जोन है, हम्म। क्योंकि हेस्डिन बाय डेलॉइट का जो ऑफिस है वो डेलॉइट का एक फ्लोर पर है। अच्छा। उस फ्लोर पर उन्होंने ऑफिस भी चलाना है, गेमिंग जोन भी रखना है, कैफेटेरिया भी देना है, हम्म। तो इतना कुछ हो नहीं पाता है। हेस्डिन का जो अपना पूरा बिल्डिंग है वो बैंगलोर में है, जो उनका मेन ऑफिस है, हम्म। वहाँ पर सब है। अच्छा। वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ वो एक बैठने का एरिया, कैफेटेरिया, डाइनिंग एरिया और आपको प्ले जोन मिलेगा। अच्छा, और कुछ लंच की फैसिलिटीज भी है क्या कि वो देते फ्री हैं कुछ? फ्री लंच वाला। फ्री या पेड जैसा भी है पेड कुछ? लंच होता है, वो कंपनी का नहीं है। वो आई गेस किसी को उन्होंने बिल्डिंग में, किसी ने, जो डेलॉइट है, उन्होंने शायद कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है किसी स्टार्टअप को। तो उन्होंने कैफेटेरिया पर अपना बनाया हुआ है, पीपल गो देयर, वहाँ पे पे करते हैं, अपना बुफे लेना होता है, बुफे लेते हैं, मल्टीपल थिंग्स, आपको कुछ और लेना है वो ले सकते हो, एक एरिया बनाया हुआ है। अच्छा। तो ये लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, क्वेश्चन रहता है सबका कि ये डिलॉयट और हेस्डिन में क्या अंतर है, मतलब सेम है क्या है, अलग अलग क्या है? तो वो आप एक बार क्लैरिफाई कर दो सबको। तो भाई ऐसा कुछ अलग नहीं है, हुआ क्या था ना, हेस्डिन बाय डेलॉइट पहले की स्टार्टअप था, जिसे बाद में डेलॉइट से फंडिंग मिला और डेलॉइट ने हेस्डिन को एक्वायर कर लिया। अच्छा। अब इसलिए से हेस्डिन बाय डेलॉइट लिखा जाता है, पहले सिर्फ हेस्डिन था। हम्म। इसमें जो मैनेजमेंट चलती है वो डेलॉइट की चलती है, इसमें जो सैलरी अकाउंट चलते हैं वो डेलॉइट की तरफ से चलते हैं, इसमें पूरा मैनेजमेंट डेलॉइट का है। पर हेस्डिन बाय डेलॉइट क्योंकि एक नाम बन गया और एक आईटी सब्सिडरी ऑफ डेलॉइट देखा जा रहा है, तो इस तरीके से लोग कर लेते हैं कि हाँ डेलॉइट का ही पार्ट है। और बहुत लोग कहते हैं नहीं ये अलग है, अलग कुछ नहीं है, सब एक ही है, अच्छा, मतलब डिलॉयट का ही पार्ट है ये। डेलॉइट का एक सब्सिडरी है। ठीक है। तो भाई जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस हेस्डिन बाय डेलॉयट को, तो आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे उनसे, कुछ टिप्स दे दे। देखो जो लोग एक्सपीरियंसड है, आई डोंट नो कि उन्हें टिप्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, कहाँ वैकेंसी निकल रही है, किससे रेफर लेना है। बात आती है फ्रेशर्स की, तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को बेस्ट होकर जाना है। हेस्डिन बेस्ट लोगों पर, और जो तुम्हारे नॉर्मल लोग हैं उन्हें एक ही चीज़ में कंसिडर करती है, वो आकर तुम्हें पॉलिश करेगी ही। तुम्हें फिर उस टैग पे काम करके बताना है कि तुम कितना अच्छे से कर सकते हो। फिलहाल तुम्हें बस अपना बेसिक डीएसए, बेसिक टू मीडियम डीएसए, अपने फंडामेंटल सब्जेक्ट्स और अपना इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सुधारो। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक हेस्डिन कुछ और देखते हैं। उनका सिंपल सा है कि बंदे से ये एनालाइज कराओ कि क्या वो करना चाहता है या क्या कर सकता है, बस इतना ही वो पूछते हैं। तो भाई मैं मृदुल भाई से मिलता रहता हूँ, तो मतलब जैसे सब अपनी कंपनी की बुराई करते हैं, अच्छा ही तो कोई नहीं बताता, लेकिन ये एक ऐसे हैं जो हेस्डिन बाय डेलॉयट की तारीफ ही तारीफ करते हैं, तो ऐसा लगता है मतलब हम भी उसी में चले जाएं, ज्वाइन कर लें उसको। भाई तारीफ करने वाली जगह है, मतलब जहाँ आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, आपको परेशानी कोई नहीं हो रही है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मैं क्यों बुराई करूँगा।
सही बात है, अच्छी कंपनियां अच्छी होती हैं, सबकी अच्छी हैं, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सो गाइज वी आर रैपिंग अप हियर नाउ एंड अगर किसी का कोई और भी डाउट है तो मैं इनका लिंक्डइन लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप इनसे रीच आउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इनका एक यूट्यूब चैनल है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं ये, मैंने भी वहीं से रीच आउट किया था। दैट्स नॉट रिलेटेड टू पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अच्छा कंटेंट है, आप जरूर जाके देखें एक बार। तो इस चीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और गाइस कमेंट करो क्वेरीज पे, क्या पता मृदुल भाई अपने यूट्यूब चैनल से उस कमेंट का आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय। बाय गाइस।